गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना संकल्प के इस जीव विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने भ्रूण के परिवर्तनों और किस प्रकार एक बीजपत्री भ्रूण और किस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण विकसित होते हैं उसको देखे। उसके पहले हम लोग भ्रूण पोष एंडोस्पर्म में होने वाले परिवर्तनों को देखें। आज हम चर्चा करेंगे बीज के निर्माण का, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो जैसा कि मैं यहां लिखा हूं, ओव्यूल की रचना को एक बार आप रिकॉल करें अपने दिमाग में, तो पाएंगे कि निषेचन जब हो जाता है तो बीजांड के ये दो प्रमुख यूनिट, भ्रूण पोष और भ्रूण, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, इसमें व्यापक परिवर्तन होते हैं। इसका स्वरूप बदलता है, इसका विकास होता है। अब प्रश्न उठता है कि केवल इन्हीं दोनों में विकास होता है, परिवर्तन होता है, या बीजांड के अन्य अंग जो हैं उसमें क्या उसकी भूमिका होती है, उसकी स्थिति क्या होती है। जैसा कि आपको दिमाग में होगा कि बीजांड का सबसे मुख्य भाग था बीजांड काय न्यूसेलस, और उसको दो आवरण घेर रहे थे, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ये दोनों रूपांतरित हो जाते हैं। बाकी जो उसकी नाभिका है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल है, रेफे है या चैलेजा है, ये आगे के डेवलपमेंट में भी कंटिन्यू करता है। वह भी आगे विकसित होते जाता है, उसी रूप में पूर्ववत बना रहता है। जबकि बीजांड काय कंजम्ड हो जाता है, उसकी खपत हो जाती है, और इस परिवर्तन के साथ यह बीजांड जो है वह बीज का रूप ले लेता है, सीड बन जाता है। इस प्रकार हम इसे यूं कहें कि निषेचन के पश्चात बीजांड के भ्रूण पोष और भ्रूण में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के सापेक्ष उसके अन्य अंगों में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, और कुछ उसके अंग जो है वो पूर्ववत बने रहते हैं। लेकिन ओवरऑल बीजांड का स्वरूप बदल जाता है। अब वह बीज कहलाता है। इसको भाषा के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, जो हम अभी आपको बताए डायग्राम के माध्यम से, कि बीजांड में भ्रूण पोष और भ्रूण के विकास और परिवर्तन के क्रम में बीजांड के अन्य भाग भी परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। उसका भी विकास होता है, उसके रूप स्वरूप में परिवर्तन होता है, और एट लास्ट बीजांड जो है, ओव्यूल जो है, वो कन्वर्ट कर जाता है सीड में, बीज में। इसी बात को भाषागत रूप दिया गया है। हम जानते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, दिमाग में होगा, ओव्यूल के अंदर ही यह घटना घटित हुई थी, के पश्चात भ्रूण पोष और भ्रूण का विकास होता है। इसी क्रम में बीजांड, ओव्यूल के अन्य भागों में भी परिवर्तन होते हैं, और अंततः बीजांड का विकास बीज के रूप में हो जाता है। ये बीज के विकास की क्रमिक रूप से इसकी बात है। अब जब हम यह चर्चा करते हैं कि बीजांड के अन्य भाग में भी परिवर्तन होता है, तो अब हम एक एक भाग का उल्लेख करेंगे कि उसके किस भाग में क्या परिवर्तन होता है और अंतिम स्वरूप उसका किस रूप में आता है। अब हम आपको बीजांड के पार्टिकुलराइज अंगों के परिवर्तन से बने स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। आपको ये फिगर याद होगा, ये फिगर, ये इस प्रकार जो था, ये बाहरी अध्यावरण थे, वो अब बीज चोल या टिष्टा का रूप ले लेंगे, जबकि भीतरी अध्यावरण जो है वह
टैगमेन कहलाएगी। ये जो बीजांड काय था संपूर्ण, उसका उपयोग हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर भ्रूण पोष के चारों ओर व्यवस्थित होकर परिभ्रूण पोष की रचना करते हैं। बीजांड वृंत, ये जो रचना थी बीजांड वृंत की, ये बीजांड वृंत जो है वह बीज वृंत अर्थात सीड स्टॉल के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ जो अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके फलस्वरूप प्रांकुर बीज पत्राधार, बीज पत्र, मूलांकुर बनते हैं, जबकि द्वितीय केंद्र इससे भ्रूण पोष बना। बाकी दो प्रति व्यासांत कोशिका, यहाँ जो एंटीपोडल सेल थे वे और इसके साथ जो सहायक कोशिकाएं थी ये दोनों नष्ट हो जाती हैं, जबकि रैफे, निभाग, बीजांड द्वार और हाइलम पूर्ववत जिस प्रकार वो बीजांड में थे वैसे ही बीज में भी कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ फलों में जो स्थिति होती है वो सामान्य से अलग होती है, उसका उल्लेख कर रहा हूं। अब यहां दो स्पेशल कंडीशन है। पहली सामान्य बात जो है उसको समझिए पहले कि बीजांड के विकास के क्रम में इसके संपूर्ण बीजांड काय अर्थात न्यूक्लियस का उपयोग हो जाता है, मतलब वो विकास के क्रम में खपत कर ली जाती है, उसका उपयोग हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह प्रेजेंट रह जा सकता है, यह उपस्थित रह सकता है पतली झिल्ली के रूप में, और तब इसका नाम हो जाएगा परिभ्रूण पोष। मतलब ये भ्रूण पोष के चारों ओर एक पतली पेपर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। ऐसी स्थिति पाइपरेसी और एमरेंथेसी फैमिली में देखने को मिलता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से यह है कि बीजांड वृंत जो उसका फॉलिकल था उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, उसमें अति वृद्धि हो जाती है और वह बीजांड को चारों ओर से घेर लेती है, या यूं कहें कि बीज को चारों ओर से घेर लेती है। तब इसे हम लोग बीज चोल या एरिल कहते हैं। कुछ फल जैसे जायफल, लीची, शरीफा और जंगली जलेबी, इसमें जो खाने के भाग हैं वह बीज चोल का ही अंग है, जबकि कुछ और अंग हैं उसका डेवलपमेंट बता रहे हैं। ये दो उसके अतिरिक्त भाग हैं, जैसे रेवी कैस्टर में उसके बीजांड द्वार में अति वृद्धि हो जाती है और वह बीज चोलक का रूप ले लेता है। अब आप बीज में बीजांड और बीजांड वृंत के बीजांड और बीजांड वृंत जहां जुड़े हुए थे उसका विशेष चिन्ह बीज में भी नाभिका या हाइलम के रूप में मौजूद होते हैं। इस प्रकार बीज का फॉर्मेशन संपन्न होता है। और अब बीज की रचना के साथ ही पृष्ठभूमि बन जाती है फल के विकास की। अब जो दूसरा टारगेट हम लोगों का है और यह इस चैप्टर का आखिरी टारगेट होगा, फल का निर्माण या विकास, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर अपने ध्यान को ले चलें। हम लोग देखें कि किस प्रकार फूल में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, फिर उसके दलपुंज, उसके पुष्पासन और उसमें पाए जाने वाले पुंकेसर और स्त्री केसर की रचनाओं को देखें तो हम क्या पाते हैं कि अभी तक जो बीज में फर्टिलाइजेशन के पश्चात की जो भी घटनाएं हम लोगों ने देखा है वो कहां हो रहे हैं, यहां घटित हो रहे हैं।
जायांग के अंडाशय में। अब ये जो सारी की सारी रचना फ्लावर की है वो धीरे धीरे बीज के निर्माण और फल के विकास के क्रम में समाप्त हो जाती हैं और पूरी की पूरी ओवरी अंडाशय वो डेवलप कर जाती है फ्रूट के रूप में। बीजांड ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ बीज के रूप में और पूरी ओवरी डेवलप कर जाएगी फ्रूट के रूप में। और यही कारण है कि फ्रूट के अंदर बीजांड जो है वो डेवलप करके बीज के रूप में मौजूद होता है। अब यहां हम लोगों को फल के निर्माण में दो सिचुएशन देखने को मिलेंगे। एक ट्रू फ्रूट मतलब सत्य फल जो सही में फल है, और दूसरा है फॉल्स फ्रूट मिथ्या झूठा मिथ्या फल या आभासी फल भी इसको कहते हैं। इस प्रकार फल के दो कैटेगरी होते हैं, सत्य फल और मिथ्या फल, लेकिन दोनों का विकास ओवरी से ही होता है, अंडाशय से ही होता है। अगले क्लास में हम लोग फल के निर्माण को इन डिटेल देखेंगे।